Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about some events which took place in 1905 and especially to limit the power of the monarch or the Tsar in Russia. मुख्य तौर पर हमने जो घटनाएं पढ़ी थी 1905 की, जिसमें कि राजा की पावर्स को लिमिट करने के लिए और जार की पावर को लिमिट करने के लिए प्रयास किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? डेमोक्रेट्स एज वेल एज सोशलिस्ट, समाजवादी थे, लोकतांत्रिक थे, उनके द्वारा किए गए थे। बिकॉज टिल दैट टाइम, उस टाइम तक जो महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके थे पूरे यूरोप में ही, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789 में। 1789 की फ्रांस की रिवॉल्यूशन के टाइम पर, वो भी किसके लिए? इन द बिगिनिंग इट वाज आल्सो डन टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। लुई 16 उस वक्त वहां शासन थे, कहां? फ्रांस के अंदर। तो उनकी पावर को लिमिट करने के लिए किया गया था और 1791 में वहां नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। फ्रांस के अंदर 1791 में एक नया संविधान बनाया गया विच लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्च, और शासन और राजा की पावर को लिमिट कर दी गई थी। अब सेम उसी के ऊपर डिमांड कर रहे थे रशिया के अंदर कि व्हेन देयर कैन बी ए रिपब्लिक इन फ्रांस or there can be a government which can be ruled by a constitution, either it's a monarch or a republic, elected ruler is there, but it is ruled through a constitution or established norms or laws। जो नियम बना दिए गए, लोग कानून बना दिए, उसके अनुसार शासन चला। तो रशिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए रिवॉल्यूशन की गई। अब उसके अंदर जब इतने सारे ग्रुप शामिल हुए, वर्कर्स, पीजेंट्स, आर्टिसन, स्टूडेंट्स, हर वर्ग ने उसका साथ दिया। उसके बाद 1905 में ही फादर गैपन के द्वारा एक प्रोसेस लीड किया गया, जो विरोध स्वरूप एक जुलूस निकाला गया था, रैली निकाली गई। उसको उन्होंने जब लीड किया, एट दैट टाइम फायरिंग वाज डन बाय द पुलिस ऑर्डर्ड बाय द एम्परर। राजा ने आदेश दिया और पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की। नियरली अबाउट 100 पीपल वर डाइड, लगभग 100 लोग मारे गए एंड 300 वाउंडेड, लगभग 300 लोग घायल हुए। एंड इट वॉज ऑल्सो कोल्ड ब्लडी संडे, इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं रशिया की रिवॉल्यूशन में 1905 में। क्यों? जब फादर गैपन ने उस प्रोसेस को लीड किया था और जब ये सारी घटनाएं हुई जिसके अंदर फायरिंग की गई और 100 से ज्यादा लोग मारे गए, एट दैट टाइम द वेरी सेम डे और द डे ऑन विच ऑल दीज थिंग्स हैपेंड वाज ए संडे, वो संडे था। अब उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिला किसको? जो सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक थे, इनको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिला कि उसके बाद जो जार निकोलस सेकंड, ही एग्रीड टू मेक ए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट नेम्ड ड्यूमा। जो जार निकोलस सेकंड थे वो सहमत हो गए कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई जाएगी, एक संसद बनाई जाएगी, विच एडवाइज द किंग, जो सलाह दे सकती है केवल, बट नॉट इंस्ट्रक्ट, आदेश नहीं दे सकती, कांट मेक द लॉज, कोई कानून नहीं बना सकती। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनेगी जिसका नाम दिया गया ड्यूमा। उसी वक्त जब ये ड्यूमा का निर्माण किया गया तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो क्रांति थी कम होती चली गई, विरोध कम होता चला गया। बट आफ्टर द मेकिंग ऑफ ड्यूमा विद इन 75 डेज इट वाज डिसॉल्व्ड बाय द एम्परर। 75 दिन के अंदर इस ड्यूमा को वापस खत्म कर दिया गया। उसके बाद वोटिंग राइट्स वर चेंज, वोटिंग के अधिकार बदल दिए गए। एंड द फॉलोवर ऑफ द जार निकोलस सेकंड केम इन द नेक्स्ट ड्यूमा विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर दैट। जो सेकंड ड्यूमा बनाएगी, पार्लियामेंट के सेकंड इलेक्शन कराया गया, उसमें ज्यादातर उसके ही फॉलोवर वापस आ गए। वैसे भी कोई पावर नहीं थी, कंसल्टेटिव थी केवल, लेकिन एक शुरुआत थी कि बदलाव की, इस प्रकार बदलाव हो सकता है। अब इस प्रकार की परिस्थितियों के साथ ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान द वार वाज फोर्ट बिटवीन टू मेजर ग्रुप्स, दो महत्वपूर्ण समूह के बीच में लड़ा गया। वी कॉल्ड देम अलाइज, हम उनको गठबंधन भी बोलते हैं। और दो समूह कौन कौन से? सेंट्रल पावर एंड अलाइज। सेंट्रल पावर में कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। और अलाइज में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। एक इस चीज का ध्यान रखना, ये अलाइज आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मिलेगा, एज इट इज मिलेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल पावर, इसमें और बाद में जो दूसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर हो उसमें इस ग्रुप में अंतर आ जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर है, 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया उसमें जो सेंट्रल पावर में कंट्रीज थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी जगह हो जाएगा एक्सिस पावर्स, दूरी शक्तियां, उसमें हो जाएगा जर्मनी एज इट इज रिमेन्ड देयर, ऐसे कैसे मिलेगा आपको वहां। उसके बाद जापान और इटली। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज का साथ दिया था इटली ने।
अलाइज एज इट इज सेम नाम भी रहेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो 1914-5 में हुआ, उसमें आपका फ्रांस 39 से 45, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एज इट इज, अमेरिका लेटर ज्वाइंड इट, फर्स्ट में भी अमेरिका ने सबसे बाद में ज्वाइन किया था इसको, सेकंड में भी बाद में ज्वाइन किया, लेकिन अमेरिका साथ था। ये पावर एज इट इज रहेंगे। ये तो एक नंबर के अनुसार दोनों क्वेश्चन याद रखें, विच वर द पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर एंड विच कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ अलाइज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हालांकि दोनों में सेम है ये, तो ये जो कंट्रीज हैं इनके नाम याद रखें। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, इन द बिगिनिंग द एम्पर वाज सपोर्टेड बाय द पब्लिक, जनता ने उसका साथ दिया, एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विच वर मेड ड्यूरिंग द ड्यूमा, जब ड्यूमा बनाई गई तो पार्टीज और बनी, ट्रेड यूनियंस बनी, सबने उनका साथ दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उसके बाद द सपोर्ट बिकेम थिन, जो समर्थन था वो कम होता चला गया। उसके कई कारण रहे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण तो द किंग और एम्परर डिडंट कंसल्ट विद द ड्यूमा ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के दौरान कोई कंसल्ट नहीं किया उसने ड्यूमा के साथ, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, किसी कुछ नहीं पूछा, अपनी मर्जी से युद्ध के अंदर देश को धकेल दिया। दूसरा, जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि जर्मनी सबसे महत्वपूर्ण पावर थी सेंट्रल पावर में, जो इस युद्ध में भाग ले रही थी रशिया के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सेंटिमेंट बहुत ज्यादा थे। जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान नॉर्मली अगर युद्ध नहीं भी करता तो हमारी भावनाएं इस प्रकार की, हम हमेशा उसके खिलाफ ही जाने का प्रयास करते हैं, हमें एक नफरत चाहिए। उसी प्रकार जर्मनी के खिलाफ थी, तो उसकी वाइफ जो थी जार की, वो बिलोंग करती थी कहां से? जर्मनी से। तीसरा, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार था, जो सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार था रेस्पुटिन, उसकी जितनी भी सलाह थी ऑल वर गोइंग अगेंस्ट द कंट्री, सारे देश के खिलाफ जा रही थी। तो इस प्रकार एक ऐसा माहौल बना, पूरी तरह जार के खिलाफ इन्वायरमेंट बना। उसके साथ साथ 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो रशिया ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, दे फेस्ड ए ह्यूज डिफीट, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। नियरली अबाउट 7 मिलियन सोल्जर्स वर डाइड, उसमें लगभग 7 मिलियन 70 लाख सैनिक मारे गए। उसके साथ साथ व्हेन दे रिटर्न बैक, जब सेनाएं वापस हटी रशिया की, तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि व्हाट एवर द क्रॉप्स आर देयर, व्हाट एवर द ग्रेन्स आर देयर, वो फसलें जो है, वो अनाज है, कहीं ना कहीं जर्मनी के हाथ में ना जाए। दूसरा, द बिल्डिंग्स विच कैन बी मेड बैरक्स, उस टाइम पर हो सकता है सेना की बैरक बना दी जाए। तो रशिया को ये डर था कि हमारे ये एरिया में आके वो कहीं इन चीजों पर कब्जा न कर ले। दे डिस्ट्रॉयड ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने वापस लौटते समय रशिया की सेना ने उन सबको खत्म कर दिया, फसलों को बर्बाद कर दिया गया, बिल्डिंग तोड़ दी गई, जिसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले नियरली अबाउट 3 मिलियन पीपल बिकेम रिफ्यूजीज, 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए, यानी उनके पास रहने की जगह नहीं रही, खाने के लिए अनाज नहीं रखी, उनको तो बर्बाद कर दिया गया। अब इतना बड़ा नुकसान, उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रंट रहा वो रहा इकोनॉमी के ऊपर। अब इतने बड़े युद्ध का, इतने बड़े नुकसान का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? हु इज गोइंग टू फाइट वार? युद्ध लड़ेगा कौन? न तो बुजुर्ग लड़ेंगे, न अपंग लड़ेंगे। द एबल बॉडीड फोर्सेस, जो सक्षम लोग हैं वो युद्ध में जाएंगे। जब 70 लाख लोग मारे गए तो रिकवरी तो चाहिए, वापिस उसके लिए सैनिक चाहिए, वापिस जो सक्षम लोग थे उनको सेना के लिए बुला लिया गया। वर्क फोर्स रिमेन शॉर्टेज फॉर द इंडस्ट्रीज, एक तो वर्क फोर्स कम होती चलेगी इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा, जब इतनी सारी जमीन के ऊपर से क्रॉप्स तो बर्बाद हुई, उसके बाद द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, खाने के अनाज की शॉर्टेज हुई। एंड व्हाट एवर अवेलेबल वाज सप्लाई टू द आर्मी, और जो अवेलेबल था वो सेना के लिए जाने लगा। द कॉमन पीपल सफर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अब सामान्य लोग थे उनके पास खाने की सप्लाई भी खत्म होती चली गई। इसकी वजह से रिवॉल्यूशन का आधार और भी मजबूत होता चला गया। अल्टीमेटली द ड्यूमा सजेस्ट द एम्परर टू टेक आउट फ्रॉम द वार, युद्ध से बाहर आ जाएं हम, क्योंकि हमारे लिए किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है, वी आर लूजिंग, हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। बट द एम्परर डिनाइड, लेकिन राजा ने उस वक्त मना किया। और इसी का आधार बनते हुए द मेजर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फरवरी 1917। फरवरी 1917 में देखो युद्ध तो 18 तक चला था, लेकिन 17 में युद्ध से बाहर आ गया रशिया। 1917 में उसके खिलाफ ज्यादा विरोध हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने पढ़ा था, तो शुरुआत में एक पार्टी बनी थी, कौन सी? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, जब रशिया में बनी थी एसडीपी। उसके 2 हिस्से हो गए थे बाद में, कब? 1902 में। इसके 2 हिस्से क्यों हुए थे? क्योंकि इसमें भी 2 महत्वपूर्ण ग्रुप थे, एक तो बोल्शेविक और मेनशेविक। बोल्शेविक के लीडर बने व्लादिमीर लेनिन, उसकी एक महत्वपूर्ण डिमांड ये थी, और मेनशेविक के थे कौन? केरेंस्की।
अब बोल्शेविक की महत्वपूर्ण मांगों में से एक अगर आप ध्यान देंगे, विच वाज कॉल्ड अप्रैल थेसिस, इसको अप्रैल थेसिस बोला गया। 3 मेजर डिमांड्स वर देयर, 3 महत्वपूर्ण डिमांड थी लेनिन की। कौन कौन सी? बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड, बैंक और इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दिया जाए। ऑल द लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो नोबल्स के पास जमीन है किसानों को वापस दे दी जाए। और तीसरा, रशिया मस्ट कम आउट फ्रॉम द वार, युद्ध से बाहर आ जाए रशिया। ये 3 महत्वपूर्ण मांग थी। इस वजह से लेनिन की सपोर्ट बढ़ी, लेनिन की सपोर्ट बढ़ी क्योंकि ज्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, किसानों को जमीन दी जानी थी, फेवर में आए। दूसरा, बैंक और इंडस्ट्रीज को जितनी भी थी नेशनलाइज करना था, राष्ट्रीयकरण करना था, तो सरकार के हाथ में आ जाएंगी। और अल्टीमेटली तीसरा, युद्ध में नुकसान हुआ था युद्ध से बाहर आने की बात की उसने, तो उसके लिए समर्थन बढ़ा। और इसी के समर्थन की वजह से द मेजर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917, फरवरी 1917 में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। और अल्टीमेटली मार्च 2 मार्च को राजा को अपना पद छोड़ना पड़ा। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज मेड, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। एंड हु बिकेम द लीडर एट दैट टाइम? केरेंस्की उस टाइम पर शासक बने। लेकिन आपने देखा पहले ही 2 ग्रुप थे, तो सबसे महत्वपूर्ण लीडर तो उस वक्त व्लादिमीर लेनिन थे। तो लेनिन को लगा कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी, तो मेरे खिलाफ जा रहा है, तो उसने वापस एक रिवॉल्यूशन की अक्टूबर में, और उसके बाद लेनिन देश के शासक बने। एक इसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट आया है। प्रोविजनल गवर्नमेंट होती क्या है? इसको टेम्परेरी बोल सकते हो आप। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या है? अस्थायी तौर पर जो सरकार बनाई जाए। मैंने इसका एग्जाम्पल अगर आप ले तो भारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब 1947 में हम आजाद हुए तो हमारा संविधान तो बन के तैयार हुआ 1950 में, 1949 में बना, 1950 में लागू हुआ। तो उससे पहले तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इलेक्शंस, कि चुनाव में किस प्रकार जाएंगे हम। तो हमने 1947 में आजाद हुए तो हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब हु एवर द मेजर लीडर्स एट दैट टाइम, जो भी महत्वपूर्ण नेता रहे, डजेंट मैटर फ्रॉम विच पार्टी दे बिलोंग टू, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसे कोई मैटर नहीं करता था। वी आर सपोज टू रन द गवर्नमेंट, हमें सरकार चलानी थी। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडिया, हमें भारत की स्थिति सुधारनी थी, उसके लिए हमने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। और जितने भी महत्वपूर्ण लीडर थे उनको सरकार में शामिल कर लिया गया। इसमें विरोधाभास नहीं होता, कंफ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं होती कि इस पार्टी का है इसका नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हमेशा से ही जवाहरलाल नेहरू के जो कट्टर विरोधी रहे, वो भी सरकार में शामिल थे। तो इस प्रकार प्रोविजनल गवर्नमेंट में सबको साथ लेके चलाया गया। उसी प्रकार प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां बनाई गई थी, कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, उस सरकार का विरोध हुआ। एंड रिमेन्ड जस्ट फॉर 8 मंथ्स, केवल 8 महीने के लिए रही सरकार। उसके बाद लेनिन ने सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया था। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द मेजर इवेंट्स of February Revolution as well as October Revolution, and how Lenin come to power and how he fulfilled the demand of the public. We are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.